हमारी हुकूमत के साथ रिश्तेदारी हो चुकी है। अरे भैया, हमारी हुकूमत के साथ रिश्तेदारी हो चुकी है। हम अब बड़ी तेजी से सियासी इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लहजे में यकीन था और मैं हैरत से उन्हें देख रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताज़ा कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में मार खाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पूरे पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड से एक भी सीट नहीं निकाल सकी। मैं इस नाकामी पर इजहार अफसोस कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात पर तवज्जो देने की बजाय फरमा रहे थे, हम और हुकूमत अब रिश्तेदार बन चुके हैं और अगले इलेक्शन में हमारे दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो बोले, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। वो बोले, आपने 13 सितंबर के अखबार देखे? मुल्क के तमाम बड़े अखबारात के सफ़ा अव्वल पर एक तस्वीर छपी थी और तस्वीर में बिलावल भुट्टो जरदारी और मुनस इलाही इकट्ठे बैठे थे। और मुनस इलाही सिर्फ चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे नहीं हैं, ये इमरान खान की काबीना के आबी वसाइल के वजीर भी हैं। लिहाजा ये किसी हुकूमती वजीर का भुट्टो खानदान के साथ पहला बाकायदा राब्ता था। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, लेकिन आपकी रिश्तेदारी कैसे हो गई? वो हंसकर बोले, बिलावल भुट्टो पीडीएम के जरिए पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराना चाहते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की थी, आप अगर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दें तो हम अपने 10 अरकान के साथ हिमायत के लिए तैयार हैं। चौधरी साहिबान तमाम अहम वजारतें नून लीग को देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मियाँ साहिबान नहीं माने। उनका ख्याल था चौधरी मजबूत और समझदार हैं, ये अगर एक बार हुकूमत में आ गए तो ये नून लीग के टुकड़े करके निगल जाएंगे। चुनाचे बात आगे न बढ़ सकी। पीपल्स पार्टी आखिर में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए भी तैयार हो गई थी, मगर मियाँ नवाज शरीफ को यह सौदा भी मंजूर नहीं था। ये चाहते थे पंजाब को उस्मान बुज़दार का मज़ा पूरी तरह चखने दें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम कभी न कभी वापस आ जाएंगे। यूं ये डील भी ना हो सकी और पीडीएम टूट गई। काफ लीग अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। उसका ख्याल है हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी डील कर सकते हैं। चुनाचे खुफिया मुलाकातें अब ओपन हो रही हैं। मैंने अर्ज किया, लेकिन हुकूमत से आपकी रिश्तेदारी कैसे शुरू हो गई? वो हंसे और फिर बोले, आप जानते हैं अलीम खान ने प्राइवेट टेलीविजन चैनल समा भी खरीद लिया है और वजीर खजाना शौकत तरीन का सिल्क बैंक भी। लिहाजा ये अब सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून नहीं रहे, ये बैंकर भी बन चुके हैं और मीडिया मालिक भी। ये बहुत जल्द पीबीए का हिस्सा भी बन जाएंगे और अखबार खरीदकर अपना पुराना अखबार एक्टिव करके एपीएनएस के मेंबर भी, और यूं ये हुकूमत से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये वजारत से मुस्ताफ़ी भी हो रहे हैं और आप ये भी जानते हैं ये काफ लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। वो फिर खामोश हो गए। मैंने एक बार फिर पूछा, सर लेकिन आप रिश्तेदारी का नहीं बता रहे? वो हंसकर बोले, अलीम खान ने बैंक किससे खरीदा? वजीर खजाना शौकत तरीन से। और शौकत तरीन कौन है? ये ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद के रिश्तेदार भी हैं, आसिफ अली जरदारी के दोस्त भी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना भी रहे। नैब का ख्याल था आसिफ अली जरदारी का सरमाया भी सिल्क बैंक में लगा हुआ था। बैंक ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को कर्जा भी देता था। चुनाचा आप जरा डॉट मिलाकर देखिए, इमरान खान पीपल्स पार्टी की क़यादत का एहतसाब कर रहे हैं, अलीम खान इमरान खान के दोस्त भी हैं और नून लीग इन पर एटीएम का इल्ज़ाम भी लगाती थी। उन्होंने वो बैंक ही खरीद लिया जिसके बारे में हुकूमत का ख्याल था ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता रहा, और ये बैंक हुकूमत के मौजूदा वजीर खजाना और माजी में आसिफ अली जरदारी के दोस्त शौकत तरीन से खरीदा गया। और खरीदार और फरोख्त कनिंदा दोनों के माजी की जड़ें पीपल्स पार्टी और काफ लीग में पेवस्त हैं। लिहाजा हम अब एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रुक गए। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन वो बोले, और 12 सितंबर को मुनस इलाही चलकर बिलावल भुट्टो के पास गए, मुलाकात हुई, दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीर भी रिलीज कर दी। लिहाजा
बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरी हंसी निकल गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब मैं आपको 8 के इस पहाड़े की दाद देता हूँ। आपने कहाँ की कुड़ी कहाँ जा मिलाई। आपका कहना है ताकतवर और अमीर लोग किसी भी पार्टी में हो, ये आपस में रिश्तेदार होते हैं। वो हंसे और बोले, ये बहुत बड़ी हकीकत है। क्या आपको वजीर आजम इमरान खान के इर्द गिर्द वो लोग नजर नहीं आ रहे जो माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दाएं बाएं होते थे? ये कारीगर लोग हैं, ये हर ताला खोल लेते हैं और हर तख्त नशीन के साथ जा बैठते हैं। ये वो भैंसें जो एक दूसरे की बहनें होती हैं और आप जो भी कर ले आप इनका रिश्ता कमजोर नहीं कर सकते। वो खामोश हो गए और फिर बोले, इमरान खान को इस जोड़ तोड़ पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये उसे छोड़कर मीडिया और इलेक्शन कमीशन के पीछे दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक कोई पार्टी मौलवियों और मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकी और इमरान खान ने दोनों को छेड़ लिया। दूसरा, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन आपको ये मानना होगा ये ईमानदार और बहादुर इंसान है। आप उन्हें कॉइल करके ऊंट भी खिला सकते, लेकिन ये धौंस और दबाव में एक बोटी भी नहीं निगलते। हुकूमत को चाहिए था ये उनसे बातचीत करती, उन्हें कायल करती, लेकिन इसने उन्हें दबाना शुरू कर दिया और ये डट गए। हुकूमत ये भी भूल गई इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और सिकंदर सुल्तान राजा एहसाब के इतने मजबूत हैं कि ये किसी भी वक्त फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर देंगे और हुकूमत खूब खाते में जा गिरेगी। मैंने अर्ज किया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वजीर आजम ने जनवरी 2020 में जब सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था तो नून लीग इस फैसले से खुश नहीं थी। सिकंदर सुल्तान आज़ाद कश्मीर के 2016 के इलेक्शन के दौरान आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी थे। मुझे अच्छी तरह याद है वजीर इत्तलात परवेज रशीद, वजीर बराए अमूर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान बरजेस ताहिर और आसिफ करमानी इलेक्शन मुहिम के लिए मुजफ्फराबाद जा रहे थे और सिकंदर सुल्तान ने हुक्म जारी कर दिया था ये अगर कोहाला का पुल क्रॉस करें तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और इनकी सरकारी गाड़ियां तहवील में ले ली जाएं। नून लीग ने इस हुक्म पर शदीद एहतजाज किया था। मरियम नवाज ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया था, तकरीर भी की थी और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का आलाकार भी कहा था। और ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं और ये भी सच है, सिकंदर सुल्तान राजा वजीर आजम इमरान खान और इमरान खान सिकंदर सुल्तान राजा को बहुत पसंद करते थे। लेकिन आप हुकूमत की हिमाकत मुलाहिजा करें, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर विफाकी वज़रा के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और वज़रा इन पर पैसे लेने और अपोजिशन की सपोर्ट का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या ये बेवकूफ़ी और नासमझी नहीं? वो हंसे और कहा, हुकूमत से इसके अलावा क्या तवक्को की जा सकती थी। वो रुके और बोले, आप ये देखें, हुकूमत 4 वजीरे खजाना बदलने के बावजूद महंगाई कंट्रोल कर सकी, डॉलर की परवाज रोक सकी और ना ही कर्जे कम कर सकी। और ये तीनों हुकूमतों का सबसे बड़ा डिजास्टर होते हैं। आप परफॉर्मेंस मुलाहिजा करें, पीपल्स पार्टी ने 5 वर्षों में 8,165 अरब रुपए कर्ज लिए थे। नून लीग ने सी पैक, मोटरवेज और बिजली के 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाने के बावजूद अपनी पूरी मुद्दत में 10,661 अरब रुपए कर्जे लिए, जबकि पीटीआई ने 3 वर्षों में 15,000 अरब रुपए कर्जे ले लिए। ये 2018 में आए तो मुल्की कर्जा 25,000 अरब रुपए था और ये अब 40,000 अरब रुपए हो चुका है। मुल्क के अंदर माफिया सिर्फ डॉलर के उतार चढ़ाव से रोजाना अरबों रुपए कमा रहे हैं। हुकूमत एक तरफ बम्पर क्रॉप का दावा कर रही है और दूसरी तरफ $370 फी टन के रेट पर 1,20,000 टन गंदुम भी खरीद रही है और ये पूरी दुनिया में गंदुम का सबसे महंगा सौदा है। और आप हुकूमती फोकस देखिए, मुल्क में कारें सस्ती हो रही हैं और खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, लेकिन वजीर आजम इस पर तवज्जो देने की बजाय इलेक्शन कमीशन और मीडिया के पीछे लगे हुए हैं। वज़रा टेलीविजन चैनल्स और बैंक खरीद रहे हैं और इत्तेहादी वजीर सरकारी गाड़ियों में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनके घर जा रहे हैं, जिन्हें वजीर आजम सबसे बड़ा डाकू और सबसे बड़ा चोर कहते हैं। क्या ये मुल्क कॉमेडी थिएटर नहीं बन चुका? मैंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कप्तान की नीयत ठीक है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और अपनी कोहनी मेरी तरफ बढ़ा दी।